गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारी संस्था करियर कैंपस में आप सबका स्वागत है। पॉलिटी सेशन चल रहा है और पॉलिटी सेशन में आज का चैप्टर है हमारा वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के संबंध में आज हम उन सारे तथ्यों को समझेंगे जहां से क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहला कि उपराष्ट्रपति का जो पद है क्या वो संवैधानिक पद है, इसके बारे में भी समझेंगे। उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से प्रेरित है, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, उपराष्ट्रपति को संविधान में किस प्रकार के शक्ति दी गई है। तो ये सारे चीज़ों को हम आज एक एक करके समझेंगे, किस तरह से इनका निर्वाचन, इनका शक्ति क्या है, इनका कार्यकाल कितना होता है। तो इनके सारे बारीकियों पर हम आज ध्यान केंद्रित करने वाले हैं आज के टॉपिक में। तो सबसे पहले भारत का उपराष्ट्रपति ये किस देश के संविधान से प्रेरित है और यह क्या एक संवैधानिक पद है। तो जी हाँ, भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद है वह एक संवैधानिक पद है। इसकी चर्चा संविधान में है आर्टिकल 63 में, 63 में। तो आर्टिकल 63 में भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे, इसके बारे में चर्चा किया गया है, इसका वर्णन है। और भारत के उपराष्ट्रपति का जो पद है यह किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो ये अमेरिका के संविधान से समझेंगे कि ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर, आर्टिकल 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसके बारे में उल्लेख है। आर्टिकल 64 में क्या है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं भारत के, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर एक बात समझने होगा, भारत में जो सर्वोच्च पद है वह है राष्ट्रपति का पद और दूसरा सबसे सर्वोच्च पद जो है वह है उपराष्ट्रपति का, और ये दोनों संवैधानिक पद है। तो भारत का सबसे सर्वोच्च पद के अगर हम देखेंगे वरीयता में, तो सबसे ऊंचा पोस्ट के तौर पे राष्ट्रपति, नेक्स्ट जब आता है वो आ जाता है उपराष्ट्रपति। अब यहाँ पर ये आया कि जब संविधान निर्माण हो रहा था, उस समय के जो संविधान निर्माण करते थे उन्होंने जब राष्ट्रपति का पद बनाया तो राष्ट्रपति का पद इतना इम्पोर्टेंट था कि उसमें यह वर्णन किया गया कि यह पद कभी भी खाली नहीं रह सकता है। तो समस्या जब ये आया कि यह पद कभी खाली नहीं हो सकता है, यह इतना इम्पोर्टेंट है, तो ऐसा तो है नहीं कि जो राष्ट्रपति है वो कोई देवता है, वो कभी उनकी मृत्यु नहीं होगी, उनका हेल्थ इशू नहीं होगा या किसी अदर वजह से वो कभी पद से हट नहीं सकते हैं। तो ये सारे टर्म आ सकते हैं कि कभी अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित हो किसी भी कारणवश, या तो उनको हेल्थ इशू हो सकता है या फिर वो त्यागपत्र ही दे दे या उन पर किसी प्रकार के कदाचार का आरोप लगा करके उनको हटा ही दिया जाए। उसके साथ ही यदि वो अपने पद पर रहते हुए भी उनकी अगर मृत्यु हो जाता है तो भी वो उनका पद खाली हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में ऐसा कौन सा मेंबर होगा जो उनके दायित्वों का निर्वहन कर सकता है, इसके लिए ही एक पद सृजित किया गया है, एक पद बनाया गया उपराष्ट्रपति, कि जब कभी भी राष्ट्रपति अनुपस्थित है, कंडीशन कुछ भी हो सकता है, तो उनके सारे दायित्वों का निर्वहन करने के लिए एक पद सृजित किया गया, वह है पद उपराष्ट्रपति का पद। अब आता है कि क्या उपराष्ट्रपति का जब पद बना तो ये सोचा गया था कि जब जब राष्ट्रपति नहीं होंगे तभी हम काम करेंगे, उपराष्ट्रपति का दायित्व होगा। तब तक अगर बाय द वे मान लेते हैं कि कोई ए नाम का व्यक्ति राष्ट्रपति बन गए, ए नाम का कोई व्यक्ति है जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, तो इसका कार्यकाल तो 5 साल का है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट बी नंबर के मेंबर को, यदि बी नाम के व्यक्ति को हम बनाएंगे तो इसका तो दायित्व है जब राष्ट्रपति नहीं हो किसी भी कारणवश, तो ये उपराष्ट्रपति इनके दायित्वों का निर्वहन करेंगे। तो क्या ये व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं क्या वो बैठे रहेंगे, वो इंतजार करते रहेंगे कि कब राष्ट्रपति की मृत्यु हो या कब वो त्यागपत्र दे या कब उनका हेल्थ इशू हो या अदर कोई भी टर्म हम कह सकते हैं, कोई भी कंडीशन हो सकता है, टर्म ऑफ कंडीशन, तो वो इंतजार करेंगे उपराष्ट्रपति क्या कि उनको कोई ऐसा इशू हो जिसके कारण वो अपना आकर के राष्ट्रपति के पद पर आकर के उनके दायित्वों का निर्वहन करे।
तो इसीलिए यह इसके साथ ही साथ एक टर्म और जोड़ा गया आर्टिकल 64 में। यहाँ पर ये बात समझेंगे कि आर्टिकल 64 क्यों जोड़ा गया है। आर्टिकल 64 में जैसे 63 में यह उल्लेख किया गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, तो उसके साथ ही आर्टिकल 64 में यह उल्लेख किया गया कि जो उपराष्ट्रपति होंगे भारत में वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राज्यसभा का क्या होगा? पदेन सभापति। ऐसा क्यों? क्योंकि अब देखिए, अब पदेन शब्द का अर्थ हम समझेंगे थोड़ा सा, क्योंकि संविधान में मेन है शब्दों का समझना सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। पदेन का मतलब हुआ है कि जैसे कोई व्यक्ति, यहाँ पर ये तो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति जैसे ही कोई व्यक्ति बनेंगे वैसे ही उनको राज्यसभा का सभापति नियुक्त कर दिया जाएगा। उनको अलग से यह पद नहीं दिया जाता है, बल्कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए अगर वो बन गए हैं, नियुक्त हो गए, तो वो ऑटोमेटिक वो राज्यसभा के सभापति हो जाते हैं। तो इसीलिए जो पद यानी कि कोई एक पद ग्रहण करने के कारण यदि ऑटोमेटिक मुझे दूसरा कोई पद मिलता है, उसी को कहा जाता है पदेन। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे, इसीलिए राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जब भी कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा तो उसको अलग से राज्यसभा के लिए सभापति नहीं बनाया जाता है, बल्कि वो ऑटोमेटिक हो जाता है। यह कौन सा आर्टिकल्स में वर्णित है? तो आर्टिकल 64 में। और आर्टिकल 64 में क्या क्या उल्लेख है उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। आर्टिकल 64 कह रहा है कि कोई लाभ का पद नहीं धारण करेगा। तो कोई लाभ का पद नहीं धारण करेगा, तो लाभ का पद होता क्या है? यानी कि जो उपराष्ट्रपति बनेंगे वह किसी भी प्रकार के लाभ का पद को नहीं धारण करेंगे। आगे भी हम राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये देखेंगे हम क्या क्या यहाँ पर लिखे हैं। सबसे पहले तो लाभ का पद धारण नहीं करेगा। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन रहे हैं तो वो लाभ के पद पर नहीं हो। तो लाभ के पद के बारे में भी बताया गया है कि लाभ का पद कौन कौन है या कौन कौन नहीं है। तो ये सारे टर्मों के बारे में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति राज्यपाल है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, मंत्री है, राज्यों के मंत्री है या केंद्र के मंत्री है, वह सभी पद लाभ के पद पे नहीं होता है, बल्कि ये सब सेवा का पद है। तो ये सारे बारे में यहाँ बताया गया। उसके अलावे जो पद होगा उसके बारे में यहाँ पर है कि वह सब लाभ के पद हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अभी अभी हम आपको बताएं क्या कि जब उपराष्ट्रपति कब काम एक्टिव होते हैं, उनका काम कब राष्ट्रपति के रूप में वो काम करेंगे? जब उपराष्ट्रपति तब काम करते हैं जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होगा। तो जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होंगे तो जाकर के उनके काम को कौन करेंगे? उपराष्ट्रपति। तो इसीलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जब कभी भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हो, तो वह राष्ट्रपति के वेतन को, भत्ता को, शक्ति को, यानी कि जब कभी भी कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद से राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन करेगा तो क्या होगा कि वह सभी शक्ति जो राष्ट्रपति के पास है वह इनके पास भी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति के पास भी। उनका वेतन भत्ता भी किसके अनुसार मिलेगा? राष्ट्रपति के रूप में जब कार्यों को करेंगे तो राष्ट्रपति के अनुसार मिलेगा, न कि राज्यसभा के सभापति के रूप में। अब यहाँ पर एक बात और समझना होगा, यहाँ पर थोड़ा सा, जैसे उपराष्ट्रपति है, जब कभी भी कोई उपराष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति यह कार्य किसके कहाँ पे कर रहे हैं? तो राज्यसभा में सभापति के रूप में करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पद तो बन गया है। अब ये पद बना है तो इनको कुछ कार्य तो रहना चाहिए, इनको भी कुछ कार्य मिलना चाहिए। तो इसीलिए इनका दायित्व कि ताकि जब तक राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का ऐसा सिचुएशन नहीं आया है कि उनका राष्ट्रपति का पद खाली हो, यानी कि ऐसे आपातकाल का कोई जिक्र नहीं है, सामान्य स्थिति की बात है। तो जब कभी भी सामान्य स्थिति का बात होगा तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। तो इनका जो वेतन होगा, वेतन भत्ता, वह सब
किसके अनुसार मिलेगा? तो राज्यसभा के सभापति के पद पे होने के कारण उनके अनुसार ही राष्ट्रपति को वेतन भत्ता पावर शक्ति उस समय है, उनको वेतन भत्ता उनके अनुसार मिलेगा उपराष्ट्रपति को। अब आता है क्या है कि उपराष्ट्रपति तो राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन भत्ता इनको मिल रहा था, वो उनके कार्य, लेकिन जब कभी भी राष्ट्रपति के रूप में ये कार्य करने लगेंगे, किनके रूप में? राष्ट्रपति के रूप में। तब राष्ट्रपति के रूप में जब ये कार्य करेंगे तो ये वेतन भत्ता और शक्ति की बात करेंगे, ये सभी प्रकार के शक्ति वेतन भत्ता सभी प्रकार के जो यूज होता है वह राष्ट्रपति के रूप में होगा और इनको वेतन और भत्ता राष्ट्रपति के रूप में दिया जाएगा। किनको? उपराष्ट्रपति को। यहीं पर ये सारा टर्म है जिसको आप समझ सकते हैं आराम से बारीकी से। तो ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 क्या कहता है? आर्टिकल 65 कहता है कि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो उपराष्ट्रपति सभी कार्यों का निर्वहन करेंगे। अभी हम बताएं कि जब कभी भी किसी भी कंडीशन से, कंडीशन कई सारे हो सकते हैं, हम अभी बता चुके हैं आपको, ये सारे किसी भी प्रकार के कंडीशन के कारण यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो वैसे स्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन कौन करेंगे? उपराष्ट्रपति। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अपने सारे दायित्वों का निर्वहन करते हैं तो उनको वेतन और भत्ता किनके रूप में मिलेगा? राष्ट्रपति के रूप में। यहाँ पर एक और बात समझना होगा कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो 4 लाख। और यह याद रखेंगे कि ये 4 लाख जिनको मिलता है उपराष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति पद के लिए उनको एक भी वेतन नहीं मिलता है, बल्कि इनको वेतन राज्यसभा के सभापति होने के कारण इनको वेतन दिया जाता है, वेतन या भत्ता। तो ये एकदम बिल्कुल याद रखेंगे कि उपराष्ट्रपति होने के कारण इनका वेतन कुछ भी नहीं है, शून्य है। ठीक है, तो ये रखेंगे, इनका वेतन भत्ता राज्यसभा के सभापति होने के कारण इनको मिलता है 4 लाख रुपया। अब हम ये सब निर्वहन करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 65 कहता है, आर्टिकल 65 का 3 कहता है सब क्लॉज, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वेतन भत्ता शक्ति सभी जो है उपयोग कौन करेंगे? राष्ट्रपति। तो वह उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के सभी प्रकार के पावर का हकदार हो जाते हैं उपराष्ट्रपति। यही बात कर रहा है आर्टिकल 65 का 3। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कर रहा है आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 क्या कर रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब देखिए ये यहाँ पर ये टर्म समझने वाला है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे निर्वाचन। सबसे पहले तो उपराष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति, दोनों का निर्वाचन सेम ही होता है। एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के द्वारा गुप्त मतदान होता है। गुप्त मतदान, ये आप जब उपराष्ट्रपति का बारे में जो यहाँ पर ये, अगर आपने राष्ट्रपति का वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार राष्ट्रपति का वीडियो देख सकते हैं, हमारे चैनल पर अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पर आप उन चीजों को भी वहां पर अच्छे से समझ जाइएगा। और यहाँ पर भी हम समझेंगे कि उपराष्ट्रपति का एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति मत पद्धति क्या होता है। अनुपातिक मत पद्धति द्वारा गुप्त मतदान होता है। इसका मतलब होता है मेन रूप से अगर हम देखें तो ये एक तरह से समझे कि वरीयता क्रम में सभी को वोट दिया जाता है। अब एक आता है, एक बात यहाँ पर टर्म आता है कि कोटा, जो कि आपने राष्ट्रपति वाला वीडियो भी देखा होगा, तो उसमें भी राष्ट्रपति का कोटा है। और यहाँ पर भी उपराष्ट्रपति के लिए भी एक टर्म आता है, एक वर्ड आता है राष्ट्रपति के लिए भी और उपराष्ट्रपति के लिए भी, कोटा। क्या शब्द है? कोटा। ये कोटा क्या होता है? देखिए कोटा जो होगा, अगर
राष्ट्रपति वाले में तो अलग अलग है उनके, क्योंकि उनमें विधायकों को भी ऐड किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर ये देखेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचक मंडल होता है, निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति में अलग है, उपराष्ट्रपति में अलग होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन से लोग होते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर, सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य, इसका मतलब हुआ कि निर्वाचित भी और मनोनीत भी सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहाँ पर ये आया कि ये जब ये लोग भाग ले रहे हैं तो यहाँ पर किसी भी राज्य के विधानसभा का कोई रोल नहीं है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा का कोई रोल नहीं होता है, केवल संसद का रोल है। अब यहाँ पर जो सभी सदस्य हैं तो इसके लिए सांसदों का जो वोट वैल्यू निकाला जाता है वो सबके लिए इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर तो विधायकों का निकल नहीं रहा है, सांसदों का निकलेगा। तो यहाँ पर ये होगा कि वैलिड वोट कोटा की बात जब हम करेंगे तो वैलिड वोट बाय 2+1 ये कोटा निकालने का तरीका है उपराष्ट्रपति के वोट के लिए, जो वोट वैल्यू का कोटा निकाला जाता है। क्योंकि कोटा जो होगा वह होता है कि यानी जिस व्यक्ति को उपराष्ट्रपति के रूप में जो व्यक्ति नामांकित है उसमें से किसी भी एक मेंबर को अगर ये कोटा प्राप्त होता है उसके आधार पर, तो वह व्यक्ति उपराष्ट्रपति के लिए एलिजिबल हो जाता है, तो वहां पर वो चुनाव उनका जीत जाते हैं। तो ये कोटा जो है यहाँ पर ये वैलिड वोट बाय 2+1 होता है। अब ये हम समझेंगे थोड़ा सा कि निर्वाचन मंडल में कौन कौन है, तो राष्ट्रपति के, लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य जिसमें मनोनीत भी और निर्वाचित भी हो जाएगा। एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के द्वारा गुप्त मतदान होता है और वरीयता क्रम में यहाँ पर इनको वोट मिलता है। अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, या मान लें कि लोकसभा है और राज्यसभा। लोकसभा में कितने सदस्य टोटल, तो 543 और राज्यसभा में कितना है, तो 245। ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखेंगे कि यहां पर टोटल जो ये मेंबर है, यही टोटल मेंबर तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट होंगे। तो टोटल यहां पर अगर हम देखेंगे तो 778 हो जाएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि जितने टोटल मेंबर है वह सबके सब प्रेजेंट ही हो उपराष्ट्रपति के चुनाव में। बाय द वे इसमें से 8 मेंबर मान लेते कि प्रेजेंट नहीं थे। ठीक है, प्रेजेंट नहीं थे कहने का मतलब ऐसा नहीं, अब जैसे लोकसभा हो या राज्यसभा, इसमें सारा सीट हमेशा भरा हुआ नहीं रहता है, कभी ना कभी किसी का कोई सांसद का पद खाली भी होता है। तो उसमें से हम ये देखें कि 8 वो ऐसे मेंबर था जिनका पद उस समय, जिस समय उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, जिस समय वो पद खाली था। उसके बाद अगर हम देख लेते हैं कि 55 वो ऐसे मेंबर थे जो उस समय प्रेजेंट नहीं हुए, वोट नहीं दिए। तो ये टोटल अगर हम देखेंगे कि टोटल कितना हो गया इसमें से, अगर क्योंकि ये भी तो घट जाएंगे, तो इस दोनों को यहाँ पर हम जब घटाते हैं तो घटाने के बाद कितना टोटल मेंबर आ जाते हैं, 725। कितना आ जाएगा, 725। अब 725 में से यदि मान लेते हैं कि 10 को वोट अनवैलिड हो गया, वो वैलिड नहीं है, तो यहां पर आपके पास टोटल कितने मेंबर हो गए, 725 में से 10 को घटा देंगे तो 700 हो जाएगा आपका 15। टोटल कितने हो गए, 715। अब यहां पर अगर हम देखेंगे कि अब कोटा यहीं से, इससे निकलेगा, तो यहां पर हम ये वैलिड वोट है, यही वैलिड बचा।
ये आपका क्या बचा है, वैलिड। ये वैलिड वोट है, तो इसीलिए वैलिड वोट 715/2 + 1 करेंगे। तो यहाँ पर जो मेंबर जितने काउंट करके आएगा वही हो जाएगा यहाँ पर, उसमें यहाँ पर डिवाइड करेंगे, एक्चुअली डिवाइड करेंगे तो कुछ एग्जैक्ट कटेगा नहीं, तो अप्रोक्स में निकाल के प्लस उसमें ऐड करेंगे, तो लगभग जो आएगा जिसको, वो वहाँ पर क्या हो जाएगा, उनके पास उतना कोटा चाहिए, किसी भी व्यक्ति को इतना वोट चाहिए ही चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए। तो कोटा अनिवार्य हो जाता है। कोटा, तो ये देखें कि कैसे कोटा निकाला जाता है। तो ये एक टर्म था थोड़ा सा बस समझने के लिए कि किस तरह से उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है तो उसमें कोटा का क्या महत्व है, वो किस तरह से निकाला जाता है कोटा। तो यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा के टोटल मेंबर को हम ऐड करते हैं और उसमें से क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति अनुपस्थित है या कोई सीट खाली है वो सारा को हम वहाँ से घटा लेंगे, और फिर उसके बाद अगर कुछ वोट ऐसे हैं जो अनवैलिड हो गया तो उसको भी वहां से माइनस करते हैं, और उसके बाद जो शेष बचता है वह कहलाता है वैलिड वोट, और उसी को 2 से डिवाइड करके 1 उसमें ऐड करेंगे तो जा करके वह राष्ट्रपति का कोटा हो जाता है, यानी कि उपराष्ट्रपति का कोटा होगा। सॉरी, बोला जाता है राष्ट्रपति, अब थोड़ा सा इसके लिए माफ कीजिएगा। तो यहाँ पर जो उपराष्ट्रपति का कोटा हुआ, तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए इतना वोट वैलिड के रूप में उनको चाहिए, वही कोटा प्राप्त करना कहलाता है। तो ये रहा उपराष्ट्रपति के कोटा। अब एक और बात आता है कि जब कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनने के लिए प्रतिनिधि के रूप में, उम्मीदवार के रूप में खड़ा होता है तो क्या होगा, तो उपराष्ट्रपति को कभी भी, अगर हम ये ध्यान रखेंगे, उपराष्ट्रपति को लिए नामित होने के लिए 20 गो प्रस्तावक, अब 20 गो अनुमोदक, 20 गो प्रस्तावक होना चाहिए और 20 गो अनुमोदक होना चाहिए उपराष्ट्रपति को। अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पे के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़ा होना चाहेगा तो उसके लिए 20 गो ऐसे सांसद होना चाहिए, नहीं, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा के ही तो मेंबर उनको वोट देंगे, हम लोग तो देंगे नहीं। तो जो वोट दे रहे हैं, जो उनके निर्वाचक मंडल में शामिल हैं, उनमें से 20 गो ऐसे मेंबर होना चाहिए जो उनके नाम की सिफारिश करें, उनका प्रस्तावक, और 20 गो ऐसे हो जो उनके नाम का अनुमोदन करे। तो टोटल कितने मेंबर उनको चाहिए? 40 मेंबर चाहिए। ये टर्म समझने वाला चीज है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होने चाहिए। और ये तो उपराष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति के टर्म में 50 गो हो जाता है प्रस्तावक और 50 गो अनुमोदक होता है। और एक और बात आती है कि जब उपराष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की बात जब हम करेंगे, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, तो सबसे पहली बात आता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करने का जो दायित्व जिनको सौंपा गया है, निर्वाचन मंडल आयुक्त को, निर्वाचन आयुक्त के द्वारा ही निर्वाचन मंडल होता है, उसके द्वारा उनका चुनाव होता है। तो निर्वाचन आयुक्त को यह दायित्व है कि राष्ट्रपति भी हो और चाहे उपराष्ट्रपति, दोनों के चुनावों का दायित्व इनको सौंपा गया। अब आता है कि जो निर्वाचन आयुक्त होता है वह उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित दायित्वों को जो सौंपा गया वो कार्य करेंगे। तो इन चुनाव से संबंधित सभी प्रक्रियाओं के लिए निर्वाचन आयुक्त एक अधिकारी को नियुक्त करते हैं, निर्वाचन अधिकारी। एक निर्वाचन अधिकारी को नियुक्त करते हैं।
तो जब निर्वाचन अधिकारी जो होगा वह एक सचिव होता है, या तो वो राज्यसभा का होगा या फिर लोकसभा का। ये टर्म के हिसाब से चेंज होता है, कभी एक बार लोकसभा का तो एक बार राज्यसभा का, और इस तरह से ये बदलते रहता है। तो ये निर्वाचन आयुक्त उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी को नियुक्त करते हैं, और वो या तो राज्यसभा का सचिव हो सकता है या लोकसभा का सचिव हो सकता है। अब क्या होता है कि ये अधिकारी जब क्या करते हैं कि चुनाव पत्र, मतदान पत्र कह सकते हैं, यहाँ पर अच्छा लगेगा वो लिख देते हैं, मतदान पत्र, और एक पेन देते हैं। अब ये बात आती है कि ये जो अधिकारी होते हैं, जो भी इनके चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सबको एक मत देते हैं, मत पत्र देते हैं, और साथ ही एक पेन भी देते हैं। और उसमें वरीयता के आधार पर जो भी मेंबर मानते हैं कि ए है, बी है, सी है, ये जो भी मेंबर इसमें उम्मीदवार के रूप में, उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुआ है, तो सभी को वरीयता के क्रम में, जैसे इसको रखा गया 1, इसको रखा गया तीसरा क्रम पर, और इसको रखा गया दूसरा क्रम का कोई व्यक्ति है जो इसको चुनने के क्रम में। फिर एक दूसरा व्यक्ति आया जो इनको वोट के क्रम में इनको सेकंड नंबर पर, इसको थर्ड नंबर पर, इसको फर्स्ट नंबर पर रखा। तो ये वरीयता देना अनिवार्य हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप उपराष्ट्रपति के चुनाव में जाएंगे और वरीयता नहीं देंगे, आपको कोई ना कोई एक वरीयता अवश्य देना होगा। वो अलग बात है कि आप किसी एक को ही एक वरीयता दे दे, बाकी अन्य को ना दे, वो एक अलग बात है, बट आपको वरीयता देना अनिवार्य है। तो उपराष्ट्रपति के रूप में यहाँ पर वरीयता दिया जाता है, और वो भी गुप्त रूप से होता है, कोई किसी के बारे में जान नहीं सकता कि आप किसको दे रहे हैं, आप किसको दे रहे हैं। यदि ऐसा जान जाते हैं या फिर इस प्रकार का समस्या, अगर इस प्रकार की चीज़ बाहर आती है तो वह वैलिड हो जाता है, अनवैलिड हो जाता है वोट। तो ये भी ध्यान रखेंगे। 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक होता है। निर्वाचन आयुक्त के रूप में निर्वाचन अधिकारी होते हैं इनके आधार पर। तो ये सारा टर्म आप समझ गए, राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में 1-2 पॉइंट और आएगा जो हम आगे समझाएंगे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बोर्ड पूरा भर गया मेरा समझने के दौरान। तीसरा, अगर हम आर्टिकल्स इसमें और देखेंगे, आर्टिकल 66 में क्या है, तो आर्टिकल 66 के सब क्लॉज 2 में क्या कहता है, किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। यानी कि उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होंगे जब वो उपराष्ट्रपति होंगे। यानी ना तो वो राज्यसभा के सदन के सदस्य हो सकते हैं, और ना ही तो वो लोकसभा के सदस्य हो सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर वर्णित है आर्टिकल 66 में। अब आर्टिकल 66 के ही तीसरा कहता है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या है, क्या पात्रता है, कि क्या कोई भी व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, या उसके लिए कुछ डिफिनीशन दिया गया है कि आप ऐसे ऐसे योग्यता को यदि धारण करते हैं तो आप उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। तो देखिए, हर चीज़ के लिए एक होता है, जैसे हम कोई एग्जाम्स देते हैं तो फॉर्म के लिए भी एक उसमें योग्यता निर्धारित होता है, तो उसी तरह से उपराष्ट्रपति के लिए भी योग्यता है, निर्धारित किया गया। सबसे पहला क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के लिए नामित होता है या उपराष्ट्रपति बनेगा, तो उसके लिए पहली योग्यता है, क्या है, तो वह भारत का नागरिक हो। क्या होना चाहिए, तो भारत का नागरिक। दूसरा कहता है कि वह अपनी आयु 35 वर्ष कंप्लीट कर चुका हो, यानी कि 35 वर्ष का होना जरूरी है उपराष्ट्रपति बनने के लिए। और साथ ही साथ इसमें एक और टर्म है कि राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता को वह फुलफिल करता हो। तो 3 गो टर्म हैं, आप तीनों टर्मों को याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कई सारे एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है यहाँ से। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता है, तो भारत का वह नागरिक हो, 35 वर्ष आयु हो, और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए जो एक सदस्य नहीं होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखेंगे शब्दों का ही, यहाँ पर शब्दों में ही हेर फेर से हम एग्जाम्स में क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं। राज्यसभा का वह सदस्य नहीं हो,
क्या होना चाहिए, वह राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता जो है उसको वो धारण कर रखा हो, वह सारा योग्यता को फुलफिल करता होगा, वही व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन सकता है। तो ये रहा आपका टर्म जो राष्ट्रपति के पात्रता से संबंधित है, योग्यता से संबंधित है, आर्टिकल 66 का तीसरा सब क्लॉज। तो ये नेक्स्ट कहता है हमारा आर्टिकल 66 का ही फोर्थ है, लाभ का पद धारण करने वाला व्यक्ति उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता है। तो लाभ का पद के बारे में बताया गया है यहाँ पर कि कौन कौन से पद है जो लाभ के पद नहीं है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर, ये सारे पद जो होते हैं वो लाभ का पद नहीं है। यदि कोई व्यक्ति इस पद पे है तो वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। तो लाभ के पद के बारे में 66 का ही 4 कह रहा है। अब आर्टिकल हम 67 में आते हैं। आर्टिकल 67 क्या कहता है कि कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। तो इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का, 5 वर्षों का। उपराष्ट्रपति जब भी अपने पद का शपथ ले लेते हैं, यानी कोई व्यक्ति है जो उपराष्ट्रपति बन गए और वह शपथ ग्रहण करने से लेकर के टोटल कितने वर्षों तक वह पद पर बने रहेंगे, 5 वर्षों तक। वो अलग बात है कि अलग कंडीशन उत्पन्न हो तो वो पद से खाली हो, उनका पद रिक्त हो, वो अलग कंडीशन है। लेकिन कोई व्यक्ति यदि निर्वाचित होकर के आते हैं उपराष्ट्रपति के पद पर, तो वो जिस दिन से शपथ ग्रहण करते हैं उस दिन से लेकर के टोटल कितने टाइम के लिए आएंगे, वह 5 वर्षों के लिए। तो यहीं पर ये लिखा गया। अब आता है कि वह 5 वर्षों के लिए आएगा। 67 के ही क कहता है कि त्याग पत्र, यदि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किनको देंगे, तो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। किनको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किनको देते हैं, उपराष्ट्रपति को। तो ये एक दूसरे को ही अपना त्याग पत्र देते रहते, अदला बदली। ख कहता है 67 के ख में हटाने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति को हटाने की बात करेंगे। सबसे पहली बात, जब हम एक शपथ लिखे हैं तो यहाँ पर एक टर्म को भी समझेंगे। राष्ट्रपति शपथ जो ग्रहण करते हैं वह संविधान के संरक्षण के लिए, लेकिन उपराष्ट्रपति का जो शपथ होता है उसमें कुछ भिन्नता होता है। वो क्या है, तो उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेते हैं। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा, सच्ची श्रद्धा और निष्ठा का शपथ लेते हैं उपराष्ट्रपति। तो ये रहा उपराष्ट्रपति के। अब आता है कि उपराष्ट्रपति को हटाने की बात जब आएगा तो कैसे हटाया जाएगा, उसके लिए क्या टर्म है। तो उपराष्ट्रपति को जब भी हटाने की बात आएगी तो राज्यसभा जो है, राज्यसभा से उपराष्ट्रपति के लिए हटाने का प्रक्रिया स्टार्ट होता है। देखिए, राष्ट्रपति के लिए किसी भी सदन से शुरू हो सकता है महाभियोग वाली प्रक्रिया, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए जब कभी भी ऐसा कंडीशन होगा, पद से उनको हटाने के लिए किसी भी प्रकार के कदाचार के आरोप लगा करके, किसी भी प्रकार का तो नहीं, जो उनके लिए है वो सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की बात में, तो देखिए इसके लिए भी ये कहा नहीं गया, आप ये भी याद रखेंगे। इनको पद से हटाने के बारे में संविधान में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि उपराष्ट्रपति को किस आधार पर उनको अपने पद से हटाया जाएगा। इस संबंध में संविधान मौन है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के टाइम में अगर बात करेंगे कि किस आरोप पर उनको पद से हटाया जाए, इस संबंध में संविधान में ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। संविधान इस पर मौन है। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो संविधान राष्ट्रपति के टर्म में तो पद से हटाने के टर्म में भी ऐसा कोई स्पष्ट नहीं है। और एक और टर्म आता है कि उपराष्ट्रपति के बारे में
कि यदि कोई व्यक्ति एक बार उपराष्ट्रपति बन गया तो क्या वह दोबारा भी वही व्यक्ति बन सकते हैं, तिबारा बन सकते हैं? तो इसके बारे में भी कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। देखिए, राष्ट्रपति में तो दोबारा निर्वाचन के बारे में संविधान में वर्णन है, लेकिन उपराष्ट्रपति के बारे में ऐसा कोई स्पष्ट वर्णन नहीं है कि दोबारा तिबारा का, ऐसा कोई स्पष्ट वर्णन नहीं है। इस पर भी संविधान क्या है, तो मौन है। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में एक और टर्म आता है कि उपराष्ट्रपति यदि उनका पद यदि रिक्त हो जाता है, पद रिक्त होगा तो कितने समय के बाद, इनके मतलब कितने टाइम के अंतराल के अंदर में उपराष्ट्रपति के पद को भर दिया जाएगा। तो इसके बारे में स्पष्ट नहीं है कि 6 मंथ, 1 साल, 3 माह, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ शब्द कौन सा प्रयोग किया गया है, यथासंभव। तो ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये सब टर्म जब क्वेश्चन में आता है तो टर्मों में हम अपना दिमाग खपा बैठते हैं और वहाँ पर हम निगेटिव जो चांस है वो हमारा ज़्यादा एग्जाम्स में होने का बढ़ जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स को, शब्दों को पकड़ना ज़रूरी है और शब्दों को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये रहा उपराष्ट्रपति के बारे में। शपथ लेते हैं सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के, टोटल 5 सालों के लिए आएंगे। पद से हटाने के संबंध में संविधान इस पर क्या है, तो मौन है, कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। पद रिक्त होगा तो उपराष्ट्रपति का पद कितने दिनों के अंदर भरना है, इसके बारे में स्पष्ट वर्णन नहीं, केवल यथासंभव की बात कहा गया है। क्या कहा गया है, यथासंभव। यथासंभव शीघ्र करना, यथाशीघ्र, सॉरी संभव नहीं, यथाशीघ्र, यथाशीघ्र जैसे शब्दों का प्रयोग है। तो ये रहा। अब आता है कि उपराष्ट्रपति के हटाने की बात जब आएगी तो यह प्रक्रिया कहाँ से शुरू होगा, तो राज्यसभा से। कहाँ से प्रक्रिया शुरू होगा, राज्यसभा से। राज्यसभा में प्रक्रिया जो शुरू होता है, अब वहाँ से अगर देखेंगे कि राज्यसभा यदि बहुमत के आधार पर, कौन सा, तो बहुमत के आधार पर यदि यह विधेयक को पारित कर देता है उपराष्ट्रपति के पद से रिक्ति के संबंध में, तो यहाँ पर ये बहुमत के आधार पर, तो क्या ये राज्यसभा में कुल सदस्यों के बहुमत होना चाहिए या फिर उस समय प्रेजेंट सदस्यों के बहुमत के आधार पर है? तो कुल सदस्यों के बारे में नहीं है, वहाँ पर यह स्पष्ट है कि राज्यसभा में जो उस समय प्रेजेंट सांसद होंगे, जो राज्यसभा के मेंबर होंगे, उस समय जितने भी उपस्थित होंगे उसके आधार पर कहा गया है। तो ये भी समझेंगे कि राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के संख्या के बहुमत के आधार पर उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के संबंधित जो विधेयक है उसको पारित करने का प्रावधान किया गया है। और इसमें लोकसभा के बारे में कोई ऐसा विशेष वर्णन नहीं है, केवल लोकसभा का क्या होना चाहिए, सहमति की बात कहा गया है कि इस संबंध में लोकसभा केवल सहमत हो और यह प्रक्रिया राज्यसभा शुरू कर देता है। तो राज्यसभा से यह प्रक्रिया शुरू होती है, फिर लोकसभा में जाती है, राज्यसभा और लोकसभा केवल इस पर सहमति ही देती है। अब आता है कि जब कभी भी उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रावधान आता है तो इसके लिए जब ये राज्यसभा में यह प्रक्रिया शुरू होती है तो 14 दिन पूर्व यह सूचना उपराष्ट्रपति को दे दिया जाता है कि आपको इस आरोप के कारण पद से हटाया जाएगा, कदाचार आप पे लगाया गया है और इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो ये क्योंकि देखिए एक बात समझना होगा, ऐसा क्यों होता है कि राज्यसभा से ही इनके बारे में शुरू हो रहा है, क्योंकि ये राज्यसभा के पदेन सभापति रहते हैं, इसीलिए इनके संबंध में पद रिक्ति इनको हटाने की जो बात आएगी तो इसका काम सबसे पहले शुरुआत कहां से होगा, इस प्रक्रिया का, राज्यसभा से। नेक्स्ट आता है उत्तराधिकारी के आने तक पद पर बने रहेंगे। यदि कोई उपराष्ट्रपति को हटाने की बात या पद रिक्ति होती है, कुछ ऐसा प्रक्रिया है, तो जब तक दूसरा कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में उत्तराधिकारी के नहीं आ जाते हैं तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। तो ये वाला बात है उपराष्ट्रपति के संबंध में, उत्तराधिकारी के आने तक पद पर बने रहते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट आता है
नेक्स्ट है आर्टिकल 68 कहता है पद रिक्त होने से पूर्व निर्वाचन। अब जैसे कि उपराष्ट्रपति टोटल 5 साल के लिए आए हैं, 5 साल अगर वह उनका टाइम है तो अपना टाइम उनका खत्म होने से पहले ही जो निर्वाचन आयोग है वह चुनाव करवा लेंगे। और उसके बाद जैसे ही अगर मान लेते हैं एक ए नाम के व्यक्ति है उपराष्ट्रपति और उनका अगर टाइम खत्म हो रहा है 4 तारीख को इनका टाइम खत्म होगा, क्योंकि इन्होंने 4 तारीख को शपथ लिया था, 5 साल इनका पूरा हो जाएगा। तो इससे पहले ही जो अब दूसरे उपराष्ट्रपति बनेंगे उसके लिए चुनाव हो जाएगा, चुनाव संपन्न करा लिया जाता है। और इससे पहले ही एक दिन पहले शपथ ले लिया जाएगा, यानी 3 तारीख को इनका शपथ होगा ताकि वो 4 तारीख से अपने दायित्वों का निर्वहन करना शुरू कर दें। तो ये याद रखेंगे, वही कहा जा रहा है यहाँ पर आर्टिकल 68 के 1 में कि पद रिक्त होने से पूर्व ही निर्वाचन करा लिया जाता है उपराष्ट्रपति का। नेक्स्ट है 68 के 2 कहता है यथाशीघ्र। अभी हम बता दिए अभी कि यथाशीघ्र शब्द के बारे में प्रयोग किया गया है उपराष्ट्रपति के पद रिक्ति होने पे यथाशीघ्र चुनाव हो जाना चाहिए। ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं है कि 2 महीना या 3 महीना, जिस तरह से राष्ट्रपति में 6 महीना फिक्स है उस तरह से उपराष्ट्रपति में ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है। अब एक और टर्म आता है कि जब कभी भी पद रिक्त होगा उपराष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए यदि कोई व्यक्ति आता है तो क्या वह खाली समय के लिए आएगा? तो बिल्कुल नहीं, वह पूर्ण काल के लिए आता है। जिस तरह से राष्ट्रपति में ऐसा था कि वो उन अगर कोई व्यक्ति निर्वाचित होकर के बीच ही टाइम में आ गया, जैसे यहाँ पर ए 5 साल का है और अभी अगर तत्काल ही देखिए ना, तत्काल में ही अभी जगदीप धनखड़ जी उनका हेल्थ इशू की वजह से उन्होंने त्याग पत्र दिया, तो त्याग पत्र दे दिए तो उनका तो अभी टाइम पूर्ण हुआ नहीं था उपराष्ट्रपति के पद पे। तो अब जो व्यक्ति आएंगे उपराष्ट्रपति, तो क्या वो उनके बचे हुए एक समय के लिए आएंगे? बिल्कुल नहीं, वो पूरे 5 साल के लिए आएंगे। तो यही बात यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब कोई उपराष्ट्रपति निर्वाचित होकर के आते हैं तो वह बचे हुए टाइम के लिए नहीं बल्कि पूरे टाइम के लिए, पूरे 5 साल के लिए आएंगे, पूरे 5 सालों के उनका कार्यकाल होगा। नेक्स्ट आर्टिकल 69 में शपथ के बारे में बात है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति के रूप में, उपराष्ट्रपति के रूप में। देखिए, हालांकि यहाँ पर राष्ट्रपति भी इनको शपथ दिलाते हैं, ऐसा नहीं है, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति के अलावा भी अगर उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति है तो वो भी इनको शपथ दिलाते हैं, अगर वो उस समय प्रेजेंट नहीं है, उपस्थित नहीं है। तो शपथ किसका ये ग्रहण करते हैं? सच्ची श्रद्धा और निष्ठा का, संविधान के प्रति हम सच्ची श्रद्धा और अपना निष्ठा व्यक्त रखेंगे, इसका शपथ ग्रहण करते हैं उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 71 में। आर्टिकल 71 कहता है कि जब कभी भी उपराष्ट्रपति के संबंध में यदि चुनाव से संबंधित किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट इस का निर्वाचन से संबंधित किसी प्रकार के विवादों को सुलझाएंगे उपराष्ट्रपति के संबंध में। अब ये बात आता है कि सुप्रीम कोर्ट जब होता है तो सुप्रीम कोर्ट अगर किसी चुनाव को अनवैलिड घोषित कर यानी शून्य घोषित कर दिया तो क्या होगा? यह अधिकार तो सुप्रीम कोर्ट को मिला ही है कि वह ऐसा कर सकता है, शून्य घोषित कर सकता है। तो यह कहा जा रहा है इसमें आर्टिकल 71 यानी 71 में यह कह रहा है कि यदि उपराष्ट्रपति का चुनाव सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शून्य घोषित होता है तो क्या होगा इसके कंडीशन में, इसी में डिफाइन किया गया है। ऐसे कंडीशन में जब उपराष्ट्रपति अपने पद पर थे और उन्होंने जो कार्य किए, उनके द्वारा जो भी दायित्व निर्वहन उन्होंने किया है, उस समय में जो भी कार्य उनका किया गया वह कार्य वैलिड होगा, न कि इनवैलिड। यहाँ पर यही बात है, उनके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? अमान्य नहीं होगा, क्या होगा? वह मान्य होगा। उसके बाद निर्वाचन की सदस्यों के रिक्ति के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा में प्रेजेंट नहीं था उस टाइम, जिस टाइम
उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा था, तो वह बाद में जाकर के यह नहीं कह सकता है और इस आधार पर यह नहीं कहेगा कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ है, वह निर्वाचन हुआ है, वो वैलिड नहीं है क्योंकि हम प्रेजेंट नहीं थे। तो ऐसा यह टर्म कहा गया है, पहले से ही बता दिया गया है कि किसी के भी अनुपस्थिति के कारण ऐसा प्रश्न लगा करके उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को इनवैलिड नहीं किया जा सकता, उस पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है, उनको उस आधार पर नहीं हो सकता है। तो ये आर्टिकल 71 में कहा गया है। नेक्स्ट, अब देखिए लगभग हमने आर्टिकल्स उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी टर्म था, संविधान के एक एक पॉइंट को हमने बताया आपको किस तरह से, कितना बेहतर ढंग से। अब हम सारे अभी तक जितने भी उपराष्ट्रपति भारत में हुए हैं उनके बारे में समझते हैं। सबसे पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? सबसे प्रथम उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति जो थे उनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और यह 1952 से 62 तक ले इनका टाइम रहा, समय काल। नेक्स्ट आता है दूसरा जो उपराष्ट्रपति थे, उनका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो कि उपराष्ट्रपति थे, बाद में जाकर के ये राष्ट्रपति भी बनते हैं। देखिए कई ऐसे उपराष्ट्रपति है जो बाद में जाकर के राष्ट्रपति भी बनते हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति। दूसरे अगर कहेंगे तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका टाइम याद रखेंगे 1962 से 67। तीसरे अगर उपराष्ट्रपति के रूप में कौन आते हैं तो वीवी गिरी, इनका टाइम पीरियड रहा 67 से 69। फोर्थ नंबर के उपराष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था जीएस पाठक, जो कि इनका कार्यकाल रहा 1969 से 74। फिफ्थ नंबर का याद रखेंगे बीडी जत्ती। बीडी जत्ती 1974 से 1974 से यहाँ पर 79, यानी तो ये याद रखेंगे बीडी जत्ती। उसके बाद 6 नंबर का एम हिदायतुल्ला। एम हिदायतुल्ला जो इनका टाइम काल रहा आपका 1979 से 84। 6 नंबर के ये उपराष्ट्रपति हैं। 7th नंबर, वरीयता क्रम भी हम लोग ध्यान रखते रहेंगे कि क्रम को भी, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कई बार। तो ये पहले सर्वपल्ली, दूसरा जाकिर हुसैन, तीसरे गिरी, बीबी गिरी। 4th नंबर के पाठक जी, जीएस पाठक। 5 नंबर के बीडी जत्ती। 6 नंबर के एम हिदायतुल्ला। 7th नंबर पे आर वेंकट रमन, जो जिनका टाइम काल अगर हम देखेंगे कब से कब तक इनका समय रहा तो 84 से 87। 8 नंबर पे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इनका टाइम रहा 1987 से 92 तक। 9th नंबर पर आर के नारायणन, 1992 से 97 तक। 10th नंबर के कृष्णकांत रहे, जिनका अगर टाइम देखें तो 1997 से लेकर के 2002 तक। 11 नंबर के उपराष्ट्रपति के तौर पर बीएस शेखावत, 2002 से 2007 तक। 11 पर देखेंगे तो डॉक्टर हामिद अंसारी। डॉक्टर हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति के पद पे रहते हैं कब तो 2007 से लेकर के 2017 तक। उसके बाद आते हैं एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू का अगर हम देखेंगे उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन ये कब किस टाइम थे तो 2017 से 2022 तक। और अभी वर्तमान में ही जो अपने हेल्थ इशू के कारण हवाला देते हुए, यानी कि स्वास्थ्य के बारे में देखें कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, खराब है, इस संबंध में बताते हुए अपने पद से त्यागपत्र देने वाले व्यक्ति जो थे उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़, जिनका टाइम स्टार्ट होता है 2022 को, और इन्होंने त्यागपत्र कब दिया तो 21 जुलाई 2025 को। तो याद रखेंगे जगदीप धनखड़। अब नेक्स्ट देखिए उनका चुनाव होने वाला है और उसके बाद फिर कौन से उपराष्ट्रपति बनते हैं, उसके बाद इनका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रहा आपका उपराष्ट्रपति से संबंधित सारे
जो भी टर्म था उपराष्ट्रपति के बारे में सारा, अब तक कौन उपराष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उपराष्ट्रपति के लिए कौन निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं, उपराष्ट्रपति के लिए कितने अनुमोदक चाहिए, कितने प्रस्ताव। एक और टर्म आता है उपराष्ट्रपति के लिए ना, ये यानी कि कोई व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति बनते हैं तो उसके लिए एक जमानत राशि होता है 15,000 जमानत। राष्ट्रपति के लिए भी इतना ही होता है जमानत राशि, और उपराष्ट्रपति के लिए भी। तो ये क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति, जमानत के संबंध में जो जमानत राशि है वो कितना है, तो 15,000। और यह जमानत राशि जब्त कब कर लिया जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। जब्त अगर कब होगा, किस कंडीशन में, तो वैलिड वोट का यदि किसी उम्मीदवार को 1/6 मत अगर उसे नहीं प्राप्त होता है तो उसका जमानत राशि जब्त कर लिया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के संबंध में जब्ती राशि यानी जमानत की राशि जो होता है वह 15,000 होता है। यदि वह उम्मीदवार 1/6 मत प्राप्त अपने लिए नहीं कर पाता है तो उसका जमानत राशि जब्त हो जाता है। तो ये एक पॉइंट था, और मुझे नहीं लग रहा है कि अब इससे कोई ऐसा टर्म है। अगर कुछ बचेगा तो वो एग्जाम के क्वेश्चन को एराइज करके आप देखेंगे, बट हमने सारा चीज़ों को आपको बहुत बेहतर ढंग से क्लियर कराया है इस वीडियो के माध्यम से। और आपको हमारा पॉलिटी वीडियो का सेशन कैसा लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारी संस्था करियर कैंपस को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।